दीदी किसान, बदलते भारत की शान। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने सागर परिक्रमा यात्रा के 5वें चरण का किया शुभारंभ। मछुआरों और अन्य लाभार्थियों के मुद्दों को हल करना और उनका आर्थिक उत्थान करना सागर परिक्रमा यात्रा का मुख्य उद्देश्य। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में की त्रिपुरा के जैविक अनानास की लॉन्चिंग। दिल्ली हाट में आयोजित समारोह में तोमर ने पूर्वोत्तर की जैविक खेती को बताया मिसाल। कहा कि वैश्विक बाजार में इस क्षेत्र के उत्पादों की है अलग पहचान। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय व मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 20 मई को मनाया जाएगा विश्व मधुमक्खी दिवस। मध्य प्रदेश के बालाघाट में राजा भोज कृषि महाविद्यालय में होगा समारोह का आयोजन। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि के रूप में लेंगे भाग। जम्मू कश्मीर में 24 अप्रैल से शुरू हुए किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम में 1 करोड़ 10 लाख किसानों ने लिया भाग। 15 से 17 मई तक आयोजित हुआ चौथा चरण। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिक्षित युवाओं से किया योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस के बाद अब विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने गुरुवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ में करंजा गांव में सागर परिक्रमा यात्रा के 5वें चरण का शुभारंभ किया। सागर परिक्रमा यात्रा चरण 5 गेटवे ऑफ इंडिया, करंजा, मकरवाड़ा, देवगढ़, मालवन, वास्को, मोरमू गांव से होते हुए गोवा पहुंची। पुरुषोत्तम रुपाला ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और नीली क्रांति की अन्य बहुआयामी गतिविधियों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता और इससे जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया, जिसमें बुनियादी विकास, विपणन, निर्यात और संस्थागत व्यवस्था आदि शामिल है। उन्होंने स्वयं सेवकों से योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने में सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया ताकि हितग्राही इसका लाभ उठा सकें। करंजा में लगभग 6000 मछुआरों, मछली किसानों और अन्य गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में उपस्थित मछली पालकों, मछुआरों जैसे के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। कई लाभार्थियों ने केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के साथ अपने अनुभव साझा किए और अपने मुद्दों पर प्रकाश डाला और साथ ही मछुआरों के समुदाय के जीवन में PMMSY योजना के जबरदस्त योगदान की सराहना की। त्रिपुरा में प्रसिद्ध जैविक क्वीन अनानास को दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। इस मौके पर त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री रतन लाल नाथ भी मौजूद थे। कार्यक्रम में तोमर ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की प्राथमिकता है। केंद्र सरकार वहां लगातार काम कर रही है और प्रसन्नता की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सतत प्रोत्साहन के फलस्वरूप त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर के अन्य राज्य तेजी से प्रगति कर रहे हैं। दिल्ली हाट में त्रिपुरा सरकार और स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित समारोह केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक खेती में काफी सफलता हासिल हुई है। सिक्किम जैविक राज्य घोषित किया जा चुका है, तो वहीं त्रिपुरा भी इस राह पर अग्रसर है, जो निश्चित ही सराहनीय है। तोमर ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में कृषि का काफी विकास हो रहा है और वैश्विक बाजार में इस क्षेत्र के उत्पादों की अपनी पहचान बनी है और निर्यात में वृद्धि हो रही है। अब भी कृषि एवं उद्यानिकी के विकास की काफी संभावनाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र में है।
जैविक खेती के माध्यम से पूर्वोत्तर में किसानों को फायदा हो रहा है और इस मौके पर त्रिपुरा के जैविक क्वीन अनानास की विशिष्टता, गुणवत्ता व सेहत के लिए इसके उपयोगिता को प्रदर्शित किया गया और इसकी टेस्टिंग सेशन भी हुआ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य अतिथि में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय व मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग 20 मई 2023 को राजा भोज कृषि महाविश्वविद्यालय बालाघाट मध्य प्रदेश में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देते हुए देश के छोटे किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है, जिनकी प्रगति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। लोगों को स्वस्थ रखने व इस संदर्भ में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने में मधुमक्खियों एवं अन्य परागणों के महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया है। इसे ध्यान में रखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय देश के सभी मधुमक्खी पालकों को साथ लेकर इस महत्वपूर्ण दिन का उत्साह मना रहा है, जिससे जागरूकता बढ़ेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इस वर्ष 24 अप्रैल से शुरू हुए किसान संपर्क अभियान क्रम में 1 करोड़ 10 लाख किसानों ने भाग लिया। 15 मई से 17 मई तक आयोजित चौथे चरण में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। इसमें 1097 पंचायतों को भी शामिल किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस अभियान में भाग लिया। उन्होंने 15 और 16 मई को अनंतनाग जिले के डूरू पंचायत और जिला बडगाम में हरपंजू पंचायत का दौरा किया। सिन्हा ने अभियान के तहत शिक्षित युवाओं से योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर में कृषि उत्पादन विभाग ने पहली बार व्यापक किसान उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश की हर पंचायत में अगले 4 महीने के अंदर प्रत्येक किसान तक पहुंच बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है। केंद्र सरकार की इस पहल से श्री अन्न को लेकर देश विदेश में जागरूकता बढ़ने के साथ ही पोषक अनाजों की खेती करने वाले किसानों को कितना फायदा होगा, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की अंतर्राष्ट्रीय भूजल विशेषज्ञ डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर वर्ष मनाने का काम किया है और इसी क्रम में भारत सहित दुनिया भर में मिलेट्स उत्सव मनाए जा रहे हैं। अभी हमारे साथ मिलेट्स को लेकर किस तरह खेती की परंपराएं और पानी की जरूरतें, इन विषय पर बात करने के लिए डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ है। डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भ वैज्ञानिक है। आइए जानते हैं इनसे मिलेट्स की खेती और पारंपरिक खेती के साथ साथ उसका जैविक उत्पादन किस तरह बारिश के पानी से हो सकता है। सर, अगर बात करें मिलेट्स की खेती राजस्थान जैसे एरिया में होती है, पानी कम चाहिए और उस पानी में अगर बारिश के में इसकी खेती होती है तो कहीं ना कहीं ये पारंपरिक खेती को बढ़ावा देती है। क्या कहेंगे आप राजस्थान जैसे एरियाज में ऑर्गेनिक फार्मिंग मिलेट्स की? देखिए, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, जो पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ बारिश वैसे बहुत कम होती है। तो बारिश कम होने की वजह से जो इसकी खेती है, क्योंकि वहाँ का अंडरग्राउंड जो भूजल स्तर है बहुत नीचे है। हमारा जो धान था वो बाजरा ही हुआ करता था। समय के साथ साथ लोग दूसरे धान पर आ गए, जिससे कई तरह की बीमारियां और नुकसान भी हुआ। परंतु आज भी राजस्थान के अंदर जो बारिश की खेती से जो बाजरा उगाया जाता है, उस बाजरे के खाने से एक तो शरीर में खून की कमी नहीं होती, एनीमिक नहीं होंगे लोग। दूसरा धान खाने से जो बीमारियां हो रही है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो बाजरे से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। इसके अलावा पौष्टिक है, स्वादिष्ट है। ये ऑर्गेनिक इसलिए है क्योंकि वहाँ पर केवल बारिश की पानी से ही खेती होती है, तो वहाँ कोई तरह का पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया जाता। वहाँ किसी तरह से जो दूसरा खाद है वो खाद उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो वहाँ की ज़मीन शुद्ध है, बारिश के पानी से होती है, शुद्ध पानी से होती है, बिना पेस्टिसाइड के यूज़ किया जाता है। ये जो मिलेट ईयर है, इस मिलेट ईयर से राजस्थान को संजीवनी मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने जो इसके लिए एफर्ट किया है, आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व के अंदर, जिस तरह से भारत संपूर्ण विश्व गुरु की राह पे चलकर मिलेट ईयर उसमें एक कदम होगा। और जहाँ जहाँ मिलेट्स होते हैं उनके क्षेत्र के भोजन के हिसाब से यदि आप देखें तो वो क्षेत्र के पर्यावरण के हिसाब से, वहाँ के रहने के हिसाब से सबसे ज़्यादा पौष्टिक क्षेत्र वही है। तो राजस्थान जैसे सूखे इलाकों में पानी की बहुत कमी है, ऐसे में मिलेट्स को प्रमोट करके और अब जो नवाचार हो रहे हैं उनके बाय प्रोडक्ट बना के किसानों की आमदनी कितनी बढ़ाई जा सकती है?
देखिए, जैसे आपने कहा कि मिलेट्स के साथ साथ में उसके बाई प्रोडक्ट, जैसे बाजरा हमारे यहाँ होता है तो बाजरा के बिस्किट बनने लग गए। बाजरा के बिस्किट के साथ जो ऑर्गेनिक बाजरा है वो सामान्य बाजरा से 3 से 4 गुना कीमत पे बिकता है। तो यदि किसान के भविष्य को देखें तो ऑर्गेनिक खेती के साथ में इसके बाई प्रोडक्ट पे काम हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं कि किसान की आय 2 गुना हो, तो किसान की आय 2 गुना करने के लिए ये मिलेट ईयर उसमें बहुत ही उपयोगी साबित होगा। भूगर्भ के गिरते स्तर को देखते हुए मिलेट्स का भारत सहित दूसरे देशों में कितना स्कोप बढ़ सकता है? भूजल स्तर गिर रहा है, उसका कारण ये है कि भूजल दोहन ज़्यादा हो रहा है, डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, रिचार्ज कम हो रहा है। रिचार्ज कम होने का कारण ये है कि बारिश के अंदर जो पानी होता है वो रन ऑफ हो जाता है, वो अपन खेत में रोक नहीं पाते, उसको रिचार्ज नहीं कर पाते हैं। दूसरी जो खेती की जो प्रकृति है, जिस तरह से अपन फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, फ्लड इरिगेशन से जैसे गेहूं को अपन लगाते हैं तो उसमें 300 लीटर पानी की से ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है। इसी तरह से जो मिलेट जो अपन यूज़ कर रहे हैं, जो बाजरे की बात आपने की है, इसको यदि अपन लगाते हैं या उगाते हैं तो कम पानी के अंदर अपना जैसे हो सकता है। तो एक तो पानी की कमी जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर है, जिस वजह से मिलेट का उत्पादन अगर बढ़ाया जाता है तो किसान का भी जो आय है वो बढ़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पौष्टिकता रहेगी। तीसरी चीज़ जो हमारा क्षेत्र है जिसके लिए वो जाना जाता है, उसकी पहचान न केवल क्षेत्र तक बल्कि संपूर्ण विश्व के अंदर बनेगी। चौथी चीज़ इसमें ये रहेगी कि जो रन ऑफ वाटर है उसको खेत में रोका जाए और पानी को रिचार्ज किया जाए। यदि हमने रिचार्ज नहीं किया, पर्यावरण को संरक्षित नहीं किया, पर्यावरण में पौधे नहीं लगाए और अगर बारिश समय पर नहीं हुई, बारिश हुई तो ये मिलेट के ऊपर भी प्रभाव डालेगी। निश्चित तौर पर पीएम मोदी की इस पहल से एक और जहाँ कम पानी में अधिक उत्पादन होगा, वहीं किसानों को लागत कम होने के साथ साथ उनकी आय बढ़ने के स्रोत भी बढ़ेंगे। मेरे साथ कैमरामैन अनिल के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए उनका किसानों के साथ साथ उद्योग जगत ने खुलकर समर्थन और स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने आईटी हार्डवेयर सेक्टर के लिए 17,000 करोड़ रुपए की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी कि PLI को मंजूरी दी है। साथ ही किसानों को मिलने वाली खाद पर भी सब्सिडी जारी रखने का फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। आत्मनिर्भर भारत को केंद्र सरकार ने और ताकत दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए 17,000 करोड़ रुपए की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। इससे सीधे तौर पर 75,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। वहीं कृषि क्षेत्र में प्रगति की रफ्तार को और गति देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी। किसानों को समय पर खाद मिले, इसके लिए मोदी सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई है। साथ ही खरीफ फसलों के लिए सरकार ने तय किया है कि भारत सरकार खाद कीमत नहीं बढ़ाएगी। केंद्र सरकार के इन फैसलों पर देश भर के किसानों में खुशी की लहर है। मोदी जी ने जो काम किया है, सब्सिडी दे रहे हैं उर्वरक और बीज का, ये सबके लिए फायदे की चीज है। मोदी जी ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है। हम लोगों को जो सस्ते रेटों में खाद दे रही है और सब्सिडी भी मिल रही है और इससे क्या हम लोगों की खेती और अच्छी होगी, बढ़िया होगा। मोदी जी ने जो किसानों के लिए हित के लिए सोचा है बहुत अच्छा सोचा है। हम अगर किसान को खाद और बीज वगैरह जो मिलेगा उस पर सब्सिडी देंगे, उससे हम लोगों के लिए बहुत लाभ होगा। और हम किसान चाहते हैं कि हमें जो खाद और बीज ये सब चीज़ें जो पारित किए हैं या जो दे रहे हैं सस्ते दर पे, वो उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो फैसला लिए हैं और खाद मट्टी के लिए वो बहुत अच्छा है कि ताकि हम लोग के कोई तो अच्छाई छोड़ बुराई नहीं है। बस पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार कृषि और किसानों की समस्याओं का निपटारा तो करती ही है, साथ ही किसानों के लिए सहूलियतें भी बढ़ा रही है। इसी तरह आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए PLI योजना के दूसरे चरण को मंजूरी देकर पीएम ने इस सेक्टर को मजबूत करने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो कोटा मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए।
वहीं राजकोट और पोरबंदर मंडी में भाव नरम रहे, जबकि खातेगांव और लखनऊ मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मार्ट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 17 मई को मूंग का भाव रहा 8,300 रुपए। 18 मई को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 8,250 रुपए। इसी तरह राज्य की ही पोरबंदर मंडी में मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 मई को मूंग का भाव था 8,100 रुपए। 18 मई को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़ककर 8,075 रुपए पर हुए। हालांकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव रहे। यहां 17 और 18 मई को मूंग 7,200 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 मई को मूंग का भाव था 6,500 रुपए। 18 मई को इसके भाव में 500 रुपए का उछाल आया और 7,000 रुपए पर सौदे हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 17 मई को मूंग का भाव रहा 7,820 रुपए। 18 मई को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 7,820 रुपए पर बरकरार रहा। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 35,45,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुरुवार को धोराजी और माधोगंज मंडी में मूंगफली के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ, जबकि राजकोट और पोरबंदर मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात आवक की करें तो मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो गुजरात की राजकोट मंडी में 17 मई को मूंगफली का भाव था 7,400 रुपए। 18 मई को इसके भाव में 420 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,980 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही धोराजी मंडी में मूंगफली के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। वहीं पोरबंदर मंडी में 17 मई को मूंगफली का भाव रहा 6,300 रुपए। 18 मई को इसके सौदे 310 रुपए लुढ़ककर 5,990 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में तेजी देखने को मिली। यहां 17 मई को मूंगफली का भाव था 6,180 रुपए। 18 मई को इसके सौदों में 20 रुपए का उठाव आया और भाव 6,200 रुपए पर जा पहुंचा। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 1,04,112 टन बढ़ा है। साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,80,758 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 4,76,646 टन का रहा था। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार
400 लाख 1,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 100,56,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 1,35,000 टन रही थी। मूंगफली की उपज में आई कमी का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। पंजाब में टमाटर की तुड़ाई कर ले, किसान लाल मिर्च की तुड़ाई करें। इसी तरह बैंगन की भी तुड़ाई कर सकते हैं। वहीं भिंडी की तुड़ाई करने का समय है, यहाँ कपास की बुआई कर लें। इसके अलावा हल्दी की रोपाई करें। अभी गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। गन्ने के खेत में नमी बनाए रखें। गन्ने के खेत में ही जरूरी उर्वरक डालें। पंजाब के किसान आड़ू के बागों में हल्की सिंचाई करें। इसके साथ ही आम के बागों में भी सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ लीची के बाग में सिंचाई करते रहें। इस समय मूंग के खेत में निराई करें। पंजाब में सब्जियों में 3 से 4 दिन के अंतराल में सिंचाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मूंग के खेत में सिंचाई कर लें। साथ ही मक्के के खेत में हल्की सिंचाई करें। मक्के की बुआई कर लें। यहाँ उड़द के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार कर लें। उत्तर प्रदेश में हल्दी की रोपाई करें। यहाँ भिंडी की तैयार फसलों की तुड़ाई कर लें। इसके अलावा गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ के किसान पपीते की रोपाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में गन्ने की बुआई का समय उपयुक्त है। इसके साथ ही खीरे की तुड़ाई करें। वहीं करेले की तुड़ाई भी करते रहें। किसान लौकी की तुड़ाई कर सकते हैं। अभी टमाटर की तुड़ाई कर लें। हल्दी की पैदावार, उपभोग और निर्यात के मामले में भारत सबसे ऊपर है। कुल उत्पादन का 80% हमारे देश में ही होता है। भारत में भी सबसे ज्यादा 60% हल्दी आंध्र प्रदेश में उगती है। इसके बाद तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का नंबर है। ओडिशा और झारखंड में भी इसकी खेती की जाती है। ये उष्णकटिबंधीय मसाला फसल है। इसे गर्मी के मौसम में उगाया जाता है और मानसून में भी। खरीफ मौसम में ये सबसे उपयुक्त फसल है। अंतर्वर्ती फसल के रूप में की जा सकती है खेती। हल्दी को 4.5 से 7.5 pH वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। ऊसर और क्षारीय जमीन इसके लिए सही नहीं है। केरल और पश्चिमी तट वाले हिस्सों में अप्रैल और मई के दौरान इसकी बुआई हो जाती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 20 से 25 क्विंटल प्रकंद की जरूरत होगी। कंद स्वस्थ और उसका वजन 25 ग्राम के आसपास हो। मात्र प्रकंद को 2 टुकड़ों में बांट लें, जबकि द्वितीयक प्रकंद के 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े बनाएं। बीज को लगाने से पहले भीगे पुआल में रखें। इससे उनमें अंकुरण होगा और खेत में जल्दी जमेंगे। हल्दी की बुआई नाली बनाकर की जाती है। 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर नाली तैयार करनी है, जिसकी चौड़ाई और गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी है। नाली में मिट्टी, ट्राइकोडर्मा युक्त कंपोस्ट और रासायनिक खाद को अच्छी तरह मिलाते हैं। फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रकंदों को रखकर मिट्टी से ढक देते हैं। नाली जमीन से नीची रहनी चाहिए ताकि गर्मियों में पानी देने में आसानी हो और बरसात में इस पर मिट्टी चढ़ा दी जाए। बुआई करते समय आंख को ऊपर की ओर रखें। बुआई के बाद सिंचाई करके पलवार करें। 1 हेक्टेयर हल्दी को 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश दें।
की तैयारी के दौरान फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की आधी मात्रा देनी है। 45 से 60 दिन बाद नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटाश की बची हुई आधी मात्रा दे दें। बुआई के 90 दिन बाद नाइट्रोजन की बची आधी मात्रा भी दे दें। बुआई के 60, 120 और 150 दिनों पर निराई गुड़ाई करनी होगी। मई में बुआई करेंगे तो फसल में 3-4 सिंचाई करनी होगी, जबकि बरसात की फसल में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे खेत में जल जमाव न होने पाए। आप चाहे तो हल्दी के साथ अंतर फसल के रूप में मिर्च, प्याज, बैंगन, मक्का और रागी लगा सकते हैं। अंतर फसल में हल्दी की हर 2 कतारों के बाद इनमें से किसी भी फसल की 1 कतार लगाएं। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबर पर। खास खबर में सुप्रीम कोर्ट को 2 नए न्यायाधीश मिल गए हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 मई को नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। स्वदेश उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल कर शुक्रवार को देश में पहली बार पुणे से दिल्ली के लिए यात्री विमान ने उड़ान भरी। G20 शिखर सम्मेलन से पहले जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सीआरपीएफ कमांडोज को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। सीआरपीएफ कमांडो ने डल झील पर विशेष अभ्यास किया। कर्नाटक की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को बेंगलुरु में होगा। राज्यपाल ने सिद्धारमैया को टीम के सदस्यों के साथ शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया। किरेन रिजिजू ने केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया है। इससे पहले उनके पास कानून मंत्रालय का प्रभार था। गुजरात के पूर्व कृषि मंत्री वल्लभ भाई वाघासिया की कार हादसे में मौत हो गई है। उनकी कार अमरेली जिले में सावर कुंडला कस्बे के पास एक बुलडोजर से टकरा गई। बिहार में महिलाओं ने वट सावित्री व्रत के अवसर पर पूजा अर्चना की। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।